वर्गमूल कंटिन्यू करते हैं। लास्ट में मैंने आपको ये कहा था कि वर्गमूल जो है उसमें बताया कि कोई भी संख्या के दो मूल होते हैं। कोई भी संख्या के दो मूल होते हैं, एक धनात्मक मूल, एक और ऋणात्मक मूल। और ये भी मैंने बताया था कि धनात्मक और ऋणात्मक दो मूल क्यों होते हैं, क्योंकि अगर हम कोई भी दो नेगेटिव संख्याओं को गुणा करें तो भी एक पॉजिटिव संख्या प्राप्त होती है, और अगर एक दो पॉजिटिव संख्याओं को गुणा करें तो भी हमेशा एक पॉजिटिव संख्या प्राप्त होती है। और मैंने एग्जांपल भी दिया था, मैंने कहा था जैसे अपन 25 का मूल निकाले, 25 का वर्गमूल निकाले, तो ये 25 का 5 भी होता है और -5 भी होता है, यानी +5 और -5 दोनों ही होते हैं। दोनों क्यों होते हैं? क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि ये जो 25 है वो -5 इंटू -5 होने से आया है या ये 25 5 इंटू 5 होने से आया है। अगर 5 इंटू 5 होने से आया है तो +5 बार आएगा, अगर -5 इंटू -5 करने से 25 आया है तो इसके लिए -5 बार आएगा। तो इसलिए प्रत्येक पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर नंबर का दो मूल होते हैं हमेशा, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक होते हैं। बात क्लियर है क्या? इतनी बता दी थी मैंने कल तक। आगे इसमें लिखना अगला बिंदु अभाज्य, हेडिंग लगाओ, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। हेडिंग लगा ली। अब इधर ध्यान दो, जैसे हमारे पास एक संख्या है 16, इसका वर्गमूल निकालना है। वैसे तो मैं पता है सीधा कि 16 जो है 4 इंटू 4 करने से आता होता है, इसका मतलब रूट करूंगा इसका तो 4 आ जाएगा इसका वर्गमूल। पर हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकालना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो आपको यूं बनाना है एक साइन, और सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या से भाग देना स्टार्ट करना है। छोटी से छोटी 1 से नहीं देना, 2 से स्टार्ट करना है। अगर 2 का भाग जाए तो, 2 का ना जाए तो फिर उसके बाद 3, तो 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 का भाग देंगे तो 8 बार जाएगा, 8 2 16 होते हैं। फिर 8 में वापिस 2 का भाग जा रहा है, फिर 2 का भाग देंगे तो 4 2 8 होते हैं। फिर 4 में फिर 2 का भाग जा रहा है तो 2 2 4 होते हैं। इस 2 में फिर 2 का भाग जा रहा है तो 2 1 2 होते हैं। तो हमारे पास 16 के लिए क्या क्या गुणनखंड आए हैं? 2 2 2 2, यानी 4 बार 2 है। कितनी बार है? 4 बार 2 है। जब भी हमें वर्गमूल निकालना होता है तो हमें प्रत्येक दो संख्या के लिए एक संख्या बाहर लेनी होती है वर्गमूल के लिए, यानी कि जोड़ा चेक करना है कितने बन रहे। 2 यहाँ बन रहा है, 1 2 2 का जोड़ा यहाँ बन रहा है और 2 का जोड़ा यहाँ बन रहा है। इस एक जोड़े से एक संख्या बाहर ले लेंगे, इस एक जोड़े से एक संख्या बाहर ले लेंगे, तो अपने पास रूट ऑफ 16 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 2 इंटू 2 4 आ जाएगा। 16 का वर्गमूल 4 आ गया। बात क्लियर है क्या? नोट करो। नोट कर लिया क्या? अगली संख्या लिखो 1764। 1764। इसके लिए आप मुझे बताएं इसका वर्गमूल क्या होगा? वर्गमूल क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही करना है।
कोई उत्तर आया क्या? ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना जरा। सबसे पहले अपन 2 का भाग देंगे, इसमें 2 का भाग देंगे तो 2 का भाग चला जाए, क्योंकि ये एक सम संख्या है। सम संख्या में हमेशा 2 का भाग जाता होता है। 8 दुए 16, फिर 8 दुए 16 और 2 दुए 4, 882 फिर एक सम संख्या है, 2 का भाग इसमें भी चला जाएगा। 4 दुए 8, 4 दुए 8, 2 एकम 2। ये विषम संख्या है, और विषम संख्या है तो उसमें 2 का भाग कभी नहीं जाएगा। तो अब 2 का भाग अगर नहीं जाएगा तो हम चेक करेंगे 3 का जाता है क्या। और 3 से भाजकता का नियम ये होता है कि अगर संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग चला जाए तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। योग करके देख लेते हैं। 4 और 4 8, 8 और 1 9, 9 में 3 का भाग जाता है तो इस संख्या में भी चला जाएगा। दे देते हैं। 3 एकम 3, फिर 4 तिये 12 और 7 तिये 21। फिर ये विषम संख्या है तो चेक करते हैं 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। अंकों को योग करते हैं। 7 और 4 11, 11 और 1 12, 12 में 3 का भाग जाता है तो इसमें भी जाएगा। 3 चौके 12, फिर 9 तिये 27, 49 आ गया। 49 में 3 का भाग तो नहीं जाता, 3 का भाग नहीं जाता। उसके बाद में 4 का तो ट्राई नहीं करना, क्योंकि जिस संख्या में 2 का भाग नहीं जाएगा उसमें 4 का भी नहीं जाएगा, क्योंकि 4 आता कैसे, 2 × 2 करने से तो आया है। तो जिस संख्या में 2 का भाग नहीं जाता उसमें 4 का भी नहीं जाता। उसके बाद आता है 5। 5 में केवल 5 का भाग केवल उन्हीं संख्याओं में जाता है जिनके अंत में 0 और 5 हो, इसमें नहीं जाएगा। फिर 6 का ट्राई नहीं करना, क्योंकि 6 कैसे आया, 6 आया 2 × 3 करने से, और जिस संख्या में 2 का नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, उसमें 6 का भी नहीं जाएगा। उसके बाद में आता है 7, तो 7 का जाएगा इसमें, 7 7 और 7 एकम, फिर 7 का चला गया। तो अपने पास 1764 का रूट कितना आ जाएगा। सबसे पहले इसके गुणनखंड लिख देते हैं। तो 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7 और रूट निकाल देते हैं। प्रत्येक जोड़े से एक डिजिट बार आएगा। तो यहाँ से 2 बार आ गया, यहाँ से 3 आ गया, यहाँ से 7 आ गया। 3 दुए 6, 6 7 42 आ जाएगा वर्गमूल। बात क्लियर है क्या? ये किसी का उत्तर था क्या? वेरी गुड, सुपर। मेरा अगला प्रश्न, क्या 882 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? क्या 882 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? चेक करो जरा आप। नहीं है क्या? कैसे पता लगा? अच्छा, क्या बात है, वेरी गुड। अच्छा, अभाज्य गुणनखंड विधि से चेक करो, अभाज्य गुणनखंड विधि से भी चेक करो। बहुत ही अच्छा लगा कि आपको अभी भी रूल याद है। अभाज्य गुणनखंड विधि से जब आप चेक करेंगे तो अगर प्रत्येक संख्या जोड़े के रूप में आ रही है तो पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि जोड़े से एक संख्या बाहर निकल सकती है रूट से।
अगर प्रत्येक संख्या जोड़े के रूप में नहीं है तो वो जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। नहीं है क्या? अच्छा ठीक है, चलो ध्यान दो फिर। 882 की बात कर रहे हैं अपने। है क्या? हाँ सर, ये बाकी है ना पिछला, इसमें है ना 882। अच्छा ये लो फिर। अब देखो लालियो, 882 के अंदर क्या क्या जोड़े बन रहे हैं और क्या क्या नहीं बन रहे। अभी यहाँ पर 2 का जोड़ा नहीं बन रहा, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या तो नहीं है। अगर होती तो सभी संख्या जोड़े के रूप में होती। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। हाँ जी, इसमें जोड़ा नहीं है ना, 2 का जोड़ा नहीं बन रहा, 3 का और 7 का तो बन रहा है। जिस संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा है तो वो रूट से बाहर कैसे आएगी? रूट से बाहर तो वही आती है जिनका जोड़ा बन रहा हो। ठीक है, तो ये बाहर नहीं आएगी, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब यही होता है कि वो संख्याएं जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, पूर्ण वर्ग है, किसी न किसी संख्या का वर्ग है, और वर्ग है तो वो बाहर आ ही जाएगी रूट से, लेकिन ये नहीं आ पाएगी, इसलिए मतलब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इस चैप्टर की शुरुआत में मैंने पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में लिखवाया था, तब आप आए थे क्या? वेरी गुड, क्या बात है, फिर तो आप लगभग सब कुछ समाप्ति हो चुका है आपके जीवन में। हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट दिन था वो, लगभग शायद 3 से 4 क्लासें हो चुकी है इस पर, 2-3 तो कम से कम हो ही चुकी है। हाँ बिल्कुल, आप बीच के दिनों में शायद मेला मना रहे थे, तो बस 2 दिनों में एक चैप्टर समाप्त हो गया, वर्ग, अगला आ गया वर्गमूल। ठीक है, तो आप मान के चलो कि एक चैप्टर में बहुत भारी नुकसान हो गया अगर नहीं आए हो तो। खैर कोई बात नहीं, यूट्यूब पर डाल दें, अगर इच्छाएं हो तो देख लेना। अगर इस जीवन से इच्छाएं समाप्त हो गई तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे लिखना। इसमें लिख लो, एक पूर्ण वर्ग संख्या में, इसमें एक बिंदु लिखना, एक पूर्ण वर्ग संख्या में अभाज्य गुणनखंड, आप एक काम करो, पानी लाओ ना, अभाज्य गुणनखंड जोड़े के रूप में विद्यमान रहते हैं। अभाज्य गुणनखंड जोड़े के रूप में विद्यमान रहते हैं। एक पूर्ण वर्ग संख्या में अभाज्य गुणनखंड जोड़े के रूप में विद्यमान रहते हैं। जागते रहो ना क्लास में। एक पूर्ण वर्ग संख्या में अभाज्य गुणनखंड जोड़े के रूप में विद्यमान रहते हैं। थैंक यू। नोट कर लिया क्या? आगे लिखना, एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, 21, 34, 44, 44 है लास्ट में। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करके चेक करो इसका वर्गमूल क्या होगा। जी चाबी कितनी दूर जाओ, चेक कर लीजिए एक बार, फिर कोई नहीं, इतनी दूर चाल जी बहुत 12 जान जो आज है, 4-5 दिन हो गया, कोई था। आ जाओ आ जाओ। हाँ जी, कुछ हुआ क्या?
ध्यान देना यहाँ पर, इधर ध्यान दो। सबसे पहले ये सम संख्या है तो 2 का भाग चला जाएगा इसमें। 2 एकम 2, 6 दुए 12, 7 दुए 14, 2 दुए 4, 2 दुए 4। ऐसे ही किया था क्या? यस सर। ठीक है, ये जीरो सबने लगाया बीच में। यस सर। वेरी गुड। फिर 2 का भाग देंगे। 2 पंजे 10, 2 तिये 6, 2 तिये 6, 6 दुए 12 और 2 एकम 2। अब तो 2 का भाग नहीं जाएगा, तो अब चेक करेंगे 3 का जाएगा क्या? भाग भाजकता का नियम लगाते हैं। 6 और 1 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 और 5 18, और 18 में 3 का भाग जाता है, तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। 3 एकम 3, 7 तिया 21, 7 तिया 21, 8 तिया 24, 7 तिया 21। फिर 3 का जाता है कि चेक कर लेते हैं। 8 और 7 15, 15 और 7 22, 22 और 7 29, 29 और 1 30, 30 में भी जाता है, इसका मतलब इसमें भी चला जाएगा। 30 में 3 का भाग जाता है, इसलिए इस संख्या में भी 3 का भाग चला जाएगा। देते हैं 3 का भाग। 5 तिये 15, 9 तिया 27, 3 दुए 6, 9 तिया 27। अब चेक करते हैं 3 का जाता है क्या? 9 में जाता है, 9 में जाता है, लेकिन 5 हो तो 7 में नहीं जाता, इसलिए इस संख्या में भी नहीं जाएगा। तो आगे चेक करते हैं किसका जाएगा। ध्यान देना जरा, 7 का चेक कर लेते हैं। अब इसमें सीधा मैं 3 के बाद 7 का ही क्यों चेक कर रहा हूँ, ध्यान देना जरा। 4 का इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि जिस संख्या में 2 का भाग नहीं जाता उसमें 4 का भी नहीं जाता। 5 का इसलिए नहीं चेक कर रहा क्योंकि 5 का उसी में जाता है जिसके अंत में 0 और 5 का जाता हो। ठीक है, जिसके अंत में 0 और 5 लिखा हो उसी संख्या में 5 का भाग जाता है। 6 का इसलिए नहीं चेक कर रहा क्योंकि जिस संख्या में 2 और 3 का नहीं जा रहा उसमें 6 का भी नहीं जाएगा, क्योंकि 6 आया कैसे? 2 × 3 करने से आता है। उसके बाद 7 का चेक करते हैं, तो 7 का भाग देते हैं। तो 7 से कितनी बार? 7 8 56, 7 चौके 28, 56 और 3 2 32, 7 चौके 28, 4 9 7 7 49। फिर 7 का दे देते हैं। 7 एकम 7, 7 दुए 14, 7 एकम 7। 121 में हमें पता है सिर्फ 11 का ही जाता है। 11 का ही, तो 11 × 11 करने से 121 मिलता है, तो 11 का ही जाएगा। ठीक है, ये लो। तो अपने पास गुणनखंड आ गए 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7 × 11 × 11। 2 से 1 युग्म बार आएगा, 3 से 1 युग्म बार आएगा, 7 से 1 आएगा और 11 से भी एक संख्या आ जाएगी। ये इस संख्या का रूट आ गया अपने पास, वर्गमूल जो अपने चाहते हैं। 3 दुए 6, 6 7 42, 42 × 11। अच्छा, कोई भी संख्या को 11 से गुणा करना बड़ा ही आसान काम है। आगे वाला डिजिट आगे लिख दो, पीछे वाला डिजिट पीछे लिख दो, बीच में दोनों अंकों का जोड़ लिख दो। तो 4 और 2 कितना होता है? तो वर्गमूल आ गया 462। बात क्लियर है क्या? भाजकता के नियम लिखवा दूं क्या? नहीं लिख रहे? लिखने हैं? हाँ, चलो लिखना। भाजकता के नियम, हेडिंग लगाओ, भाजकता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल। भाजकता के नियम। नंबर 1 लिखो, 2 से भाजकता। 2 से भाजकता लिखना इसमें। यदि संख्या का इकाई अंक
यदि संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित होगी। पूर्णतया विभाजित होगी। एग्जाम्पल ये संख्याएं 2 से भाज्य है, चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अंत में क्या है 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई अंक है। तो इकाई अंक अगर इनमें से कोई मिलता है तो वो संख्या 2 से पूरी विभाजित होगी। बात क्लियर है क्या? अगला लिखो 3 से विभाजकता। 3 से भाजकता। यदि संख्या के अंकों में यदि संख्या के अंकों के योगफल में 3 का भाग जाता हो तो 3 का भाग जाता हो तो वह संख्या 3 से पूर्णतया विभाजित होगी। पूर्णतया विभाजित होगी। एग्जाम्पल लिख लेते हैं। इन संख्या के अंकों का योग जो है उसमें 3 का पूरा भाग जा रहा है, इसलिए इन संख्याओं में भी 3 का पूरा भाग जाएगा। बात क्लियर है क्या? आगे लिखो 4 से भाजकता। यदि संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का पूरा भाग जाता हो तो 4 का पूरा भाग जाता हो तो उस संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। 4 का भाग जाएगा। एग्जाम्पल लिख लो। यदि संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का पूरा भाग जाता है तो इस पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। अंतिम 2 अंक 64 में भी 4 का भाग जाता है, 16 में भी 4 का भाग जाता है, इसलिए इन पूरी संख्याओं में भी 4 का भाग जाएगा। बात क्लियर है क्या? आगे लिखो 5 से भाजकता।
5 से भाजकता। यदि संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतया विभाजित होगी। 5 से पूर्णतया विभाजित होगी। संख्या के अगर इकाई अंक 0 या 5 होता है तो वह संख्या 5 से पूरी विभाजित हो जाती है, यानी उसमें 5 का पूरा भाग चला जाता है। हमें चेक करने की भी आवश्यकता नहीं होती। इन संख्या के अंत में इकाई अंक जो है वो 0 और 5 है, इसलिए ये संख्या 5 से पूरी विभाजित होगी। बात क्लियर है क्या? अगली हेडिंग लगाओ 6 से भाजकता। यदि संख्या में 2 तथा 3 का पूरा भाग जाता है तो उस संख्या में 6 का भी भाग जाएगा। 6 का भी भाग जाएगा। कोई भी ऐसी संख्या जिसके अंदर 2 का और 3 का पूरा भाग जा रहा हो तो वो संख्या में 6 का भी भाग जाएगा। और 2 और 3 के नियम अभी मैंने बताए हैं कि अगर अंत में सम संख्या लिखी हुई है तो 2 का पूरा भाग जाएगा। और 3 के भाजक का नियम, अगर अंकों के योग में 3 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। और ऐसी संख्या जिसमें 2 और 3 दोनों को जा रहा है उसमें 6 का भी भाग जाएगा। एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ये लो, क्या हुआ? कुछ डाउट है क्या? एग्जाम्पल 2 और 3 का। कुछ गड़बड़ हो गई? सर ठीक है, ये लिख लो। इस संख्या में 2 और 3 दोनों का भाग जाता है, क्योंकि 2 का इसलिए जाता है क्योंकि अंत में 8 है। 3 का इसलिए जाता है क्योंकि अंकों के योग में 3 का भाग जाता है। इस संख्या में 6 का भी जाएगा क्योंकि 2 और 3 का जा रहा है। योग चेक कर लेते हैं। 9 और 8 कितना होता है? 17। 17 और 1 18 और 5 23। 23 और 4 27। 27 में 3 का भाग जाता है, इसलिए इस संख्या में 3 का भी जाएगा। बात क्लियर है क्या? चलो आगे लिखना। 8 से भाजकता। 8 से भाजकता। 7 से नहीं लिखना। 7 का पेचीदा काम होता है, मतलब भाग देना आसान रहता है, इसलिए 7 से नहीं लिखाऊंगा। सीधा लिखो 8 से भाजकता। यदि संख्या के अंतिम 3 अंकों में यदि संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का पूरा भाग जाता है तो 8 का पूरा भाग जाता है तो
वह संख्या भी आठ से पूर्णतया विभाजित होगी। 8 से पूर्णतया विभाजित होगी। एग्जाम्पल लिख लो। लिख लिया क्या? इन संख्याओं के अंतिम 3 अंकों में 8 का पूरा पूरा भाग जाता है, इसलिए इन संख्याओं में भी 8 का भाग जाएगा। ध्यान देना जरा, 512 में तो 8 का भाग इसलिए जाता है क्योंकि ये 8 का ही तो क्यूब है। ठीक है, 8 × 8 × 8 करनी चाहिए। यहाँ पर 3 अंक का मतलब आप ये मत समझना कि गुरुजी 0 का क्या मतलब हुआ। यहाँ पर 3 अंक जरूर है, लेकिन हमें भाग केवल 16 में ही देना है। जब आगे 0 आ गया तो उसका मतलब ये संख्या 16 ही है, और 16 में 8 का पूरा पूरा भाग जाता है। बात क्लियर है क्या? आगे लिखो। 9 से भाजकता। यदि संख्या के अंकों के योग में संख्या के अंकों के योग में 9 का पूरा पूरा भाग जाता है तो उस संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। उस संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। एग्जाम्पल लिख लो। तीन 8 7 2 7। आज संख्या के अंकों का योग करके चेक कर लो। योग में अगर 3 का भाग 9 का भाग जाएगा तो इस संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। 7 और 2 9 होता है, 9 और 7 बैठ जाओ 16, 16 और 8 24, 24 और 3 27, 27 में 9 का भाग जाता है, इसलिए इस संख्या में भी 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा। आगे लिखना। 10 से भाजकता। 10 से भाजकता। यदि संख्या का इकाई अंक 0 हो तो उस संख्या में 10 का पूरा पूरा भाग जाएगा। उस संख्या में 10 का पूरा पूरा भाग जाएगा। उस संख्या में 10 का पूरा पूरा भाग जाएगा। इज डिविजिबल बाय 10। 10 का पूरा पूरा भाग जाएगा। एग्जाम्पल लिख लो। संख्या के अंतिम अंक 0 है। अंतिम अंक अगर 0 होते हैं तो उस संख्या में 10 का पूरा पूरा भाग जाता है। बात क्लियर है क्या? इनमें भी जाएगा। आगे लिखो। 11 से भाजकता। लिखना। यदि संख्या के विषम तथा सम स्थानों पर लिखे अंकों के योग का अंतर 0
कोमा 11 कोमा 22 कोमा 33 डैश 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 हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतया विभाजित होगी, पूर्णतया विभाजित होगी। दोनों एग्जाम्पल लिख लो, समझाता हूँ कैसे होगी। ये समझ में तो नहीं आया होगा, या आ गया? क्या बात है। ये दो एग्जाम्पल लिख लो। कोई भी संख्या में 11 का भाग कब जाएगा? जब उस संख्या के सम स्थानों पर लिखे हुए अंक और विषम स्थान पर लिखे हुए अंकों का योग का अंतर आप करोगे तो या तो 0 आ जाए या 0 के अलावा 11 का कोई गुणज आ जाए, तो उस संख्या में हमेशा हमेशा 11 का भाग जाएगा। ध्यान देना जरा, मेरे पास पहली संख्या मैंने लिखी है 3 2 1 2 3 2 1 2। इसमें अपने सम स्थानों पर लिखे हुए अंकों का योग करते हैं और इस सम स्थानों पर लिखे हुए अंकों का योग करते हैं। इनका योग करो, क्योंकि ये पहले पर लिखा है, ये 3 नंबर पर लिखा है, ये भी सम स्थान है, एक एक छोड़ के योग करना है। 3 और 1 कितने हो गए? 4। इस पर ये सम स्थान है 2 4, ये 2 नंबर पर लिखा गया है, ये 4 नंबर स्थान पर लिखा गया है, तो सम स्थान पर लिखे हुए अंकों का योग कितना हो गया? दोनों का अंतर कितना आ गया? तो अंतर अगर 0 आ जाए या 11 का कोई गुणज आ जाए तो उसमें 11 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो इस संख्या में भी जाएगा। अगली संख्या थी 7 2 3 1 4। इसके अपने सम स्थानों पर विषम स्थानों वाले जोड़ते हैं, तो 7 और 3 10, 10 और 4 14, माइनस 2 और 1 का योग अंतर किया कितना आया? 11 आ गया। जो 11 है या 22 हो या 33 हो या 0 उनमें भी जाता है, तो अंतर 11 आ गया तो इसमें भी जाएगा। बात क्लियर है क्या? समझ में आ गई बात है? ठीक है, ये भी लिख लो, डिटेल में लिख लो ताकि क्लियर है क्या कुछ। नोट कर लिया क्या? प्रश्न लिखना, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 588 से गुणा करने पर, जिसे 588 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या बतानी है आपको जिसे 588 से गुणा करते ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। हमें ये पता है कि कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या तभी होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंड करने पर प्रत्येक गुणनखंड 2-2 के जोड़े के रूप में हो, और अगर उसमें एक आधा भी कम है तो इससे गुणा कर दो ताकि जोड़ा बन जाए, तो वही सबसे छोटी संख्या होगी जिससे हम गुणा कर रहे हैं और गुणा करने के उपरांत वो जोड़े के रूप में आ जाए। तो मैं वो बतानी है कि ऐसी कौन सी संख्या जिससे गुणा करूं ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ध्यान देना, सबसे पहले 2 का भाग देवे, 2 दूए 4, 9 दूए 18, 4 दूए 8, 2 एकम 2, 4 दूए 8, 7 दूए 14। अब ध्यान देना जरा, 2 का भाग तो नहीं जाएगा, 3 का जाएगा क्या? ध्यान देना जरा, अंकों का योग करके चेक कर लो। 7 और 4 11, 11 और 1 12, और 12 में 3 का भाग जाता है तो इसमें भी जाएगा। 4 तिये 12, 9 तिये 27, फिर 7 का जाएगा, 7 7 49, फिर 7 एकम 7। तो अपने पास इस 588 के गुणनखंड क्या आ गए? 2 × 2 × 3 × 7 × 7।
हमारे पास 7 और 2 तो जोड़े के रूप में है, लेकिन हाँ जी हाँ 3 एक ऐसी संख्या जिसका कोई जोड़ा नहीं बन रहा है, और जब इसका रूट करूँगा तो जोड़ा बनेगा नहीं, वो संख्या बाहर नहीं आएगी रूट से बाहर नहीं आएगी। इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या बनने में एक ही कमी है कि इसमें 3 कम है। तो अगर मैं 3 से गुणा कर दूं तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो हमें वही बताना था कि कौन सी छोटी संख्या जिसे गुणा करने पर ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो 3 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। बात क्लियर है क्या? कोई डाउट? तीन से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ध्यान देना जरा, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी का मतलब क्या होता है। यहाँ पर प्रश्न बनेगा वो छोटी से छोटी संख्या का बनेगा। क्यों? क्योंकि रीज़न ये है कि अगर बड़ी से बड़ी पूछने लग जाए तो बड़ी से बड़ी का मतलब ये होता है कि तुम्हारे जितनी औकात है उतनी बड़ी संख्या से गुणा कर दो। तो हम तो कहेंगे कि प्रत्येक ऐसी संख्या ले आओ जो जोड़े के रूप में विद्यमान हो। जैसे 2 × 2 से गुणा कर दो, तुम्हारा जितनी बार मन करे उतनी बार 2 × 2 से गुणा कर दो, लेकिन इतनी बार करते जाओ जितनी बार जोड़े बने। 3 × 3 से गुणा करते जाओ बार बार, 4 × 4 से करते जाओ, 7 × 7 से करते जाओ। इसलिए बड़ी से बड़ी संख्या का यहाँ पर प्रश्न नहीं बनता, यहाँ पर छोटी से छोटी का बनता है प्रश्न, ताकि हम ये बता पाएँ कि एक संख्या कौन सी है जिसे गुणा करने पर ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। बात क्लियर है क्या? आगे एक प्रश्न और लिखना है इसमें। चार 4,851 इस प्रश्न को लिखने के बाद छोड़ देना, और उससे पहले एक प्रश्न और लिखो। 4,851 में मैं आपसे जो प्रश्न पूछूंगा वो बाद में बताऊंगा, उससे पहले एक प्रश्न और लिखो। प्रश्न लिखना, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 588 में भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 588 में भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। 588 में भाग देने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ध्यान देना लालियो, हमारे पास 588 के लिए जो गुणनखंड आए थे वो अपने सामने पड़े हैं। 2 × 2 × 3 × 3 7 × 7 ये आए थे, यही थे। इसमें एक अंक ज़्यादा है। भाग देने का मतलब ये होता है कि मैं वो संख्या चाहता हूँ जो संख्या इस 3 को काट दे और ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। छोटी से छोटी संख्या का भाग देना है। तो 3 का अगर भाग दे दूँ, 3 यहाँ से गायब हो जाए, 3 से 3 कट जाएगा और अपने पास 7 और 2 जो बचेंगे वो जोड़े के रूप में बचेंगे, और जोड़े के रूप में बचते हैं तो एक पूर्ण वर्ग संख्या ही बनती है अपने पास। तो इसमें छोटी से छोटी संख्या 3 होती है, जिसका अगर भाग दे दूँ तो 3 से 3 कट जाएगा और अपने पास बाकी अंक जोड़े के रूप में बचेंगे, जिससे ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो हम कहेंगे कि 3 का भाग देने पर (588) पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। बात क्लियर? अगला मेरा प्रश्न यही है 4,851 के लिए। प्रश्न मेरे दोनों सेम है।
जो मैंने अब तक आपसे 2 प्रश्न पूछे थे, सेम वही प्रश्न 4851 पर है कि आपको एक ऐसी छोटी संख्या बतानी है जिसे गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। फिर उसके बाद में एक ऐसी संख्या बतानी है छोटी से छोटी जिसका भाग देने पर ये 4851 एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। बात क्लियर है क्या? करो ट्राई करो। कोई उत्तर मिला क्या? ध्यान देना जरा, 4851 को चेक करना है तो सबसे पहले 4851 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले क्या 2 का भाग जा रहा है? क्या 2 का भाग तो नहीं जा रहा, विषम संख्या है तो क्या 3 का जाएगा? क्या 5 और 1 6, 6 में जाता है, 8 और 4 12, 12 में भी जाता है तो इस संख्या में भी जाएगा। तो 3 का भाग दे देते हैं। 3 एकम 3, 6 तिये 18, 3 एकम 3 और 7 तिये 21। फिर 3 का जाएगा क्या? 7 और 1 8, 8 और 1 9 और 6 में भी जाता है, 9 और 6 दोनों में जाता है तो इसमें भी जाएगा। 5 तिये 15, 3 तिये 9, 9 तिया 27। क्या अब 3 का जा रहा है? क्या नहीं जा रहा। क्या अब 7 का जा रहा है? क्या अच्छा 3 के बाद में 4 5 6 के नहीं चेक कर रहा, ठीक है। पता नहीं क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि जिस संख्या में 2 का भाग नहीं जा रहा उसमें 4 का भी नहीं जाएगा। जिस संख्या के अंत में 0 और 5 नहीं है उस संख्या में 0 और 5 में नहीं, उसमें 5 का भी भाग नहीं जाएगा। फिर 6 का नहीं जाएगा क्योंकि 2 और 3 का नहीं जा रहा तो 6 का भी नहीं जाएगा। उसके बाद 7 का चेक कर लेते हैं। 7 का भाग देवे तो 7 का चला जाएगा। 7 7 49, 4 और 9 फिर 7 7 49। फिर 7 का जाएगा 11 7 77, फिर 11 का चला जाएगा। तो अपने पास, हाँ जी लाइब्रेरी अपने ऑफिस में कोई बैठा नहीं है क्या उधर? हाँ उनसे पूछो आप, है ना, वो बता देंगे सब कुछ। 4851 में जो गुणनखंड आए हैं 3 × 3 × 7 × 11 × 7 × 7 × 11, ये आए अपने गुणनखंड। ये गुणनखंड आए हैं तो अपने से पूछा ये गया है कि सबसे पहला प्रश्न ये है कि छोटी से छोटी कौन सी संख्या से गुणा करूं ताकि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो अगर मेरे पास सारी संख्याएं जोड़े के रूप में आ जाए तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। इसको जोड़े के रूप में बनाने के लिए मुझे ये तो पता है 3 के जोड़े विद्यमान है, 7 के जोड़े भी विद्यमान है, लेकिन 11 के जोड़े विद्यमान नहीं है। और अगर 11 से गुणा कर दूं तो ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो सबसे पहले प्रश्न का उत्तर आ जाएगा 11 से गुणा कर दो, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। बात क्लियर है क्या? दूसरा प्रश्न, दूसरा ये पूछ रहा था किस संख्या का भाग दूं ताकि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। छोटी से छोटी संख्या बतानी है तो अगर 11 का भाग दूं तो 11 से 11 कट जाएगा और बाकी 2 जो संख्याएं बचेगी वो जोड़े के रूप में ऑलरेडी है, और जोड़े के रूप में है तो हमें यह पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी।
तो 11 ही वो संख्या जिसका भाग देने पर ये पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी, 11 ही वो संख्या जिसका गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। बात क्लियर है क्या? आगे लिखो। चलो अभी टाइम हो चुका है तो अपने बात करेंगे कल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।